नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदिल और हमने एक नई पहल शुरू की है यूट्यूब पर। भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, कानून या राजनीतिक समसामयिक मुद्दों पर अगर आप गहन रुचि रखते हो, तो ज़ाहिर है ये यूट्यूब चैनल लीसियस अकेडमी के नाम से आपको देखना अच्छा लगे। आज हम इस कड़ी में जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें हम विभिन्न वाद विवादों पर चर्चा करेंगे, जैसे क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना का कोई अपना भारतीय संविधान के अलग भागों से अलग होकर कोई विधिक प्रभाव है या नहीं है, या प्रस्तावना को सीधे न्यायालय में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना भारतीय संविधान में क्यों सम्मिलित है। क्या यह केवल भारतीय संविधान में ही सम्मिलित है या फिर वैश्विक संवैधानिक व्यवस्थाओं में प्रस्तावना की कोई अलग सी व्यवस्था है या नहीं है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम ये जानें कि प्रस्तावना का इतिहास क्या है। देखिए, प्रस्तावना को हम एक उदाहरण से समझें। जब भी हम कोई बड़ी बिल्डिंग या भवन का निर्माण करते हैं तो जाहिर है उससे पहले उसका एक ड्राफ्ट या नक्शा तैयार किया जाता है और उस नक्शे के आधार पर ही उस भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से किसी देश या किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जब संविधान का निर्माण किया जाता है तो जाहिर है उस संविधान का निर्माण करने वाली सभा में ये विचार विमर्श होता है कि प्रस्तावना के क्या दार्शनिक आधार होने चाहिए, उस देश की शासन व्यवस्था कैसी हो, नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए जाएं, नागरिक को राज्य से क्या अपेक्षाएं करते हैं, या फिर राज्य नागरिकों पर किस और कितने सीमित प्रतिबंधित करें उन्हें, या उन पर प्रतिबंध लगाए, या फिर अधिकारों में कितनी लोचनीयता हो, कितने कठोर हो। इन सभी व्यवस्थाओं या इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के पश्चात फिर एक संविधान का निर्माण किया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का संविधान तो खैर अलिखित है, जापान, आयरलैंड, इन सभी संविधानों का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा के समक्ष ये सभी प्रश्न थे। मैं इन संविधानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका संविधान का निर्माण भारतीय संविधान से पहले हुआ है। भारतीय संविधान का जब निर्माण होने के लिए जब संविधान सभा का चुनाव किया गया तो उसके पश्चात जब संविधान सभा चुनकर आई और अपना कार्य करने लगी तो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य रखा। उस उद्देश्य का एम और पर्पस केवल इतना ही था कि संविधान सभा को ये मार्गदर्शित करना कि हम अपने राष्ट्र के लिए जो संविधान चाहते हैं वो किन मूल्यों पर आधारित हो, जैसे नागरिकों को कितनी आज़ादी होनी चाहिए, उनके अधिकार क्या होने चाहिए, अगर उन्हें अधिकार दिए जा रहे तो वो न्यायोचित हैं या फिर गैर न्यायोचित हैं, अगर उन अधिकारों का हनन होता है क्या वो न्यायालय में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, या फिर सरकार के क्या व्यक्तित्व हों, वो क्या उत्तरदायित्व होंगे नागरिकों के प्रति, या फिर राज्य नागरिकों से क्या अपेक्षाएं करते हैं, देश की शासन व्यवस्था कैसी हो, न्यायिक व्यवस्था कैसी हो, और संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया जाए इत्यादि, या फिर धर्म के मामले में राष्ट्र के कितने अधिकार और कैसी प्रकृति हो। ये सभी इस उद्देश्य में शामिल थे। इसमें लगभग 8 मोटी मोटी चीज़ें शामिल थी। फिर 22 जनवरी 1947 को इस संकल्प को अपनाया गया और इसे प्रस्तावना का नाम दिया गया। प्रस्तावना क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्या जब संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, क्या तब भी यही मूल प्रस्तावना थी जो मैंने अभी बोली है, या इसमें कुछ चेंजमेंट किया गया है? तो सबसे पहले हम इसी तथ्य पर और इसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि प्रस्तावना में अभी तक संविधान में जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप जानते होंगे तो इंदिरा गांधी के शासनकाल 1976 में 42वां संविधान संशोधन पास हुआ। कुछ संवैधानिक आलोचक और किसी पार्टी विशेष के आलोचक इसे कहते हैं कि ये संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान की आत्मा पर प्रहार था। और इस संविधान में जो इतने भारी भरकम भारतीय संविधान में जो परिवर्तन किए गए, उनके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मूलतः प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। बाद में लगभग 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द पर हमें आपत्ति है। ये राजनीतिक पार्टियों में उठापटक चलती रहती है। लेकिन हम बात करते हैं कि संविधान सभा में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है। मैं बहुत गहराई में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज़ ये लेक्चर है, ना कि कोई एक क्लास। अभी कुछ संसाधनों का अभाव या फिर समय का अभाव के कारण हम ऐसा कोई वीडियो या फिर क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको साथ एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में ही वैसे ये कोई जानकारी साझा करूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। 1960 का बेरुवारी संघ मामला था। बेरुवारी एक जगह है जो पश्चिम बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश की सीमा पर है। बेरुवारी को भारतीय सीमा और उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1972 से पहले। सीमा को तर्कसंगत करने के लिए पाकिस्तान से कुछ हिस्सों को भारत में जोड़ना था और भारतीय कुछ हिस्सों को पाकिस्तान को सौंपना था। लेकिन भारतीय संविधान में व्यवस्था नहीं थी कि क्या है किसी हिस्से को, भारतीय हिस्से को किसी बाह्य या फिर विदेशी राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। तो भारतीय संसद के समक्ष ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भारतीय इस बेरुवारी मामले या फिर इस क्षेत्र को बांग्लादेश को कैसे सौंपा जाए। उस समय ये पाकिस्तान था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संसद जो कार्यपालिका का प्रमुख है, नाम चालक है, राष्ट्रपति ने अपने न्यायिक अधिकार यानी अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर सलाह मांगी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिश में ये कहा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो आपके लिए इतनी स्वतंत्रताएं नहीं देता कि आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी बाहरी राष्ट्र को सौंप दो। वो केवल भारत के आंतरिक समायोजन से संबंधित है। आंतरिक समायोजन यानी इंटरनल रिओर्गेनाइजेशन से संबंध है कि आप राष्ट्र की सीमा के अंदर ही किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, किस राज्य का निर्माण कर सकते हो, राज्य का विघटन कर सकते हो, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हो, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हो, बल्कि आप भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या ये दी, अगर आपको ऐसा करना है तो आर्टिकल 3 में तो कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसके तहत आप इसको पाकिस्तान को सौंप सको, बल्कि एक चारा ये है कि आप आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है उसमें संशोधन करके ये घोषित कर दें कि बेरुवारी अब भारत का क्षेत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानते हुए संसद ने ऐसा किया। हालांकि इसके बाद एक देशव्यापी आंदोलन हुआ, नेहरू के ज़माने की बात है। फिर 1973 में ये माना गया
एक बहुत चर्चित केस है। इस पर हम कभी अलग से कोई स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। केशवानंद बनाम केरल राज्य का एक केस है 1973 का। इसमें 24 अप्रैल 1973 को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत दिया गया, जिसमें सीधे सीधे तौर पे ये कहा गया, अगर हम मोटे तौर पे कहें, ये इससे संबंधित था कि क्या प्रस्तावना या संविधान के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य तो खैर बाद में जुड़े, ये संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये एक लंबी तकरार रही है कि संविधान में कहाँ कहाँ अनुच्छेदों में या किस किस व्यवस्था में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में लैंडमार्क जजमेंट दिया कि प्रस्तावना में या संविधान के किसी भी अन्य भाग में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में, बशर्ते भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो 1960 में तो कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। 1973 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के तहत या उसमें निहित होकर ही संशोधन किया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि क्या प्रस्तावना का अपना कोई विधिक अधिकार है या फिर नहीं। देखिए, प्रस्तावना अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि भारतीय संविधान का परिचय पत्र और कुंजी है, लेकिन आपको किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं मिलेगा कि प्रस्तावना का हनन होने पर या प्रस्तावना में जो निहित मूल्य हैं अगर राज्य उन्हें पूरा नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में व्यक्ति न्याय ले जा सकता है इसका प्रवर्तनीकरण। इससे सीधा मतलब यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भारतीय संविधान के अन्य भागों से अलग होकर या पृथक होकर अपना कोई अविधिक प्रभाव नहीं है। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, कानून या समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस करना, उनमें रुचि है आपकी, तो जाहिर है आपको ये वीडियोज़, ये यूट्यूब चैनल देखने में उपयोगी सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।